मून इन द डे एपिसोड नंबर 7। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था जब दोहा कांग को सच्चाई बता देता है कि 1500 साल पहले वो दोनों शादी कर चुके हैं। ये सुनकर कांग को तो बहुत ज़्यादा हंसी आती है। इसके बाद हम कांग को देखते हैं जिसे दोहा की एक भी बात पर यकीन नहीं होता। इसके बाद दोहा कांग की बचपन से लेकर अब तक की सारी बातें बताता है जो सिर्फ कांग को ही पता थी, जैसे वो कॉलेज में कब गई थी, कितने साल में गई थी, उसने बाइक चलाना कब सीखा था, उसने किन किन लोगों से पैसे ले रखे हैं, कौन कौन उसके फ्रेंड्स हैं, और वो सारी पर्सनल बातें जो सिर्फ कांग को ही पता थी। इसके बाद वो बोलता है कि अब भी तुम कहोगी कि मैं तुम्हारे साथ नहीं था, बल्कि मैं आत्मा के रूप में हमेशा तुम्हारे साथ था। कांग को यकीन नहीं होता क्योंकि दोहा जो भी कह रहा था वो सब सच था, इसलिए वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाती है और यहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ दोहा भी अपने घर वापस आ जाता है और उसका भाई हान उस पर चिल्लाता है कि आजकल तुम कांग से कुछ ज़्यादा ही मिल रहे हो, तुम्हें समझना चाहिए कि तुम एक सेलिब्रिटी हो, तुम हर किसी से ऐसे नहीं मिल सकते हो। अच्छा होगा कि मैं कांग को काम से निकाल दूँ। ये सुनकर तो दोहा को इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाता है कि वो वहाँ की सारी लाइट को फ्लिकर करने लगता है जो कभी जलती हैं बुझती हैं, क्योंकि दोहा बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था। ये देखकर तो हान को बहुत ही ज़्यादा अजीब लगता है और वो सोचता है क्या सच में ये जुनहो ने ही किया है। लेकिन तभी दोहा अपने गुस्से पर कंट्रोल करता है और कहता है कि आप मेरी फ़िक्र मत कीजिए, मैं कांग से इसलिए मिलने गया था क्योंकि मुझे एक ज़रूरी काम था। ये कहकर जुनहो यहाँ से चला जाता है, लेकिन भान को तो शक हो गया था कि ज़रूर उसके साथ कुछ गड़बड़ है। दूसरी तरफ हम मिस्टर सियोक और मिस्टर गो को देखते हैं जो ताई की बॉडी को पानी में डालने जा रहे थे ताकि ये रास बना रहे, लेकिन ये काम करते हुए बेचारे मिस्टर गो तो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह से डरे हुए थे। इसके बाद हम एक पास्ट का फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें हम मिस्टर सियोक को देखते हैं जिन्होंने जानबूझकर ताई को मिस्टर गो की कार के सामने फेंका था ताकि ये सारा इल्ज़ाम मिस्टर गो पर आ जाए कि उन्होंने ही ताई को मारा है। ये सब मिस्टर सियोक ने इसीलिए किया था ताकि वो गो को ब्लैकमेल करके अपना काम निकलवा सके। इसके बाद हम इन दोनों को देखते हैं जो ताई की बॉडी को पानी में फेंक देते हैं और यहाँ पर मिस्टर सियोक बहुत ही ईविल स्माइल देते हैं क्योंकि उनका प्लान वर्क कर रहा था। दूसरी तरफ हम कांग को देखते हैं जो दोहा की बातों के बारे में ही सोच रही थी और इसके बाद हम दोहा को देखते हैं जो आईने में अपने उसी गर्दन के निशान को देखता है जहाँ पर पिछले जन्म में कांग ने उस पर वार किया था और उसकी मौत हो गई थी। इसके बाद हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं जहाँ पर हम दोहा के मैनेजर को देखते हैं जो कांग से कहता है कि दोहा आपसे मिलना चाहता है और कांग को उसके साथ जाना भी पड़ता है। रास्ते में हम इन दोनों को देखते हैं जहाँ पर कांग उसके मैनेजर से पूछती है क्या तुम्हें भी जुनहो की सच्चाई पता है कि वो जुनहो नहीं दोहा है। इस पर मैनेजर हाँ बोल देता है तो कांग उससे कहती है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। इस पर वो कहता है कि क्योंकि तुम मेरी बात का या कोई भी मेरी बात का बिलीव नहीं करता इसलिए मैंने नहीं बताया। इस पर उसका मैनेजर उसे समझाता है कि वो 1500 सालों से भटक रहा है और तुम ही उसकी हेल्प कर सकती हो, वो बुरा नहीं है इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उसकी हेल्प कर दो। इस पर कांग कुछ सोचने लगती है और फाइनली ये दोनों उस जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर दोहा ने कांग को बुलाया था। इसके बाद दोहा उससे कहता है कि मैं सच में दोहा हूँ ना कि जुन हूँ, जो भी तुम अपने सपनों में देखती हो वो तुम अपनी 1500 साल पुरानी ज़िंदगी को देख रही हो, वो सिर्फ सपने नहीं है बल्कि तुम्हारी बीती हुई ज़िंदगी है। ये देखकर तो बेचारी कांग कंफ्यूज हो जाती है और अकेले में जाकर कुछ सोचने लगती है। तभी यहाँ पर दोहा भी आ जाता है और कहता है कि मैं 1500 सालों से इस दुनिया में भटक रहा हूँ और सिर्फ तुम ही मेरी हेल्प कर सकती हो। अगर तुम ये सपने देखना जारी रखो तो इससे पता चल जाएगा कि मेरी मौत कैसी हुई थी, और एक बार मुझे पता चल गया कि मैं कैसे मरा था तो मुझे इस दुनिया से मुक्ति मिल जाएगी। ये सुनकर कांग उस पर चिल्लाती है, मतलब बचपन से अभी तक मैं इतनी पागल होते रही, मुझे साइकोथेरेपिस्ट की ज़रूरत पड़ी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से, क्योंकि बचपन में मैं सोचती थी कि मुझे आत्माएं दिखाई देती हैं। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से बचपन में मैं अब तक डर तक जीती रही। तुम जानती हो मैं स्कूल कॉलेज कहीं भी नहीं जा पाती थी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से, क्योंकि तुम्हारी आत्मा मुझे परेशान करती रहती थी। तुम्हारे चक्कर में मेरा पूरा बचपन बर्बाद हो गया और तुम्हें सिर्फ अपनी पड़ी है, तुम्हें ये जानना है कि तुम्हारी मौत कैसे हुई थी। और ये बोलकर कांग यहाँ से जाने लगती है और कहती है कि मैं तुम्हारी शक्ल दोबारा नहीं देखना चाहती क्योंकि तुम्हारी वजह से मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है, और कांग यहाँ से चली जाती है। इसके बाद स्टोरी फिर से फ्लैशबैक में जाती है जहाँ पर हम उसी सीन को देखते हैं जहाँ पर दोहा कांग को भगाकर गाया की तरफ भेज रहा था और कह रहा था कि कभी लौटकर मत आना, लेकिन तभी यहाँ पर कुछ सैनिक आ जाते हैं जो कि कांग
को ही ढूंढ रहे थे। और यहाँ पर दोहा कांग से कहता है कि जल्दी से भाग जाओ, और कांग यहाँ से भागने लगती है। लेकिन दूसरी तरफ से वो सब लोग उन पर तीरों से हमला कर देते हैं, जहाँ पर बड़ी आसानी से दोहा सबको मार तो डालता है, लेकिन फिर भी एक सैनिक बच जाता है जो कांग की तरफ तीर से हमला करता है। लेकिन बीच में दोहा आ जाता है, जिसकी वजह से वो तीर दोहा को लग जाता है और वो कांग के कंधे पर ही बेहोश हो जाता है। कांग ये देखकर हैरान हो जाती है कि दोहा ने उसकी जान बचाने के लिए अपनी जान को खतरे में डाल दिया। इसके बाद हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहाँ पर हम दोहा को देखते हैं जो कि बेड पर लेटा हुआ था और उसकी हालत बहुत ख़राब थी, क्योंकि उसके कंधे पर तीर जो लगी थी। लेकिन फिर भी वो उठता है और अपने फादर से पूछता है कि कांग कहाँ पर है, क्योंकि उसे सिर्फ कांग की ही परवाह थी। इसके बाद उसके फादर बताते हैं कि तुम्हें सिर्फ उसी औरत की पड़ी है और किसी की नहीं, मैंने उसे मार डाला है। ये सुनकर तो दोहा को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है कि मैंने आपका अच्छा बेटा बनने के लिए न जाने कितने सारे लोगों को मारा, सिर्फ आपके कहने पर। मुझे ये काम पसंद नहीं था, फिर भी मैंने ये किया, लेकिन आपने उसी इंसान को मार डाला जिसके लिए मैं जीना चाहता था। अब मैं आज के बाद आपका कोई कहना नहीं मानूंगा और मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ये देखकर तो उसके डैड भी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि दोहा ने पहली बार अपने फादर को मना किया था, लेकिन जैसे ही वो बाहर जाता है वो देखता है कांग सामने ही बैठी हुई थी। उसके फादर ने उसे नहीं मारा था। इसके बाद वो अपने फादर से पूछता है कि आखिर आप करना क्या चाहते हैं। इसके बाद दोहा के फादर कांग के घर में काम करने वाली एक मेड को पकड़ कर लाते हैं और उससे कन्फेस करवाते हैं। वो यहाँ पर बता देती है कि ये गाया के जनरल की ही बेटी है। जिसके बाद दोहा के फादर कहते हैं कि अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया है कि यही गाया के जनरल की बेटी है और वो हमारे दुश्मन है, इसीलिए मैं चाहता हूँ। वो दोहा से कहते हैं कि तुम इसे मार डालो, लेकिन दोहा कहाँ कांग को मारने वाला था। इससे उसके फादर कहते हैं कि ठीक है, अब तुमने मेरे पास कोई और चॉइस नहीं छोड़ी है। इसलिए यहाँ पर दोहा के फादर उन तीनों लोगों को मार देते हैं जिनको कि कांग की सच्चाई पता थी, यानी अपने दो नौकरों को और कांग के घर में काम करने वाली उस औरत को भी। इसके बाद दोहा के फादर कहते हैं अब सिर्फ हम तीनों ही हैं जिनको कि कांग की सच्चाई पता है कि वो गाया के जनरल की बेटी है। अगर तुम चाहती हो कि मैं इसे ज़िंदा रखूं तो तुम इससे शादी कर लो, क्योंकि इसे शादी करने के बाद ये ज़िंदा रहेगी और अगर ये ज़िंदा रहेगी तभी तुम मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करोगे। इसके बाद वो यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन पीछे से दोहा के फादर कहते हैं कि सिर्फ इस लड़की की वजह से तुम पहली बार मेरे खिलाफ गए, इसलिए अब मुझे तुमसे भी छुटकारा पाना होगा और मैं इस लड़की का यूज़ करूँगा तुम्हारे खिलाफ। और ये कहकर दोहा के फादर यहाँ से चले जाते हैं। मतलब वो अब कांग का यूज़ करने वाले हैं दोहा को बर्बाद करने के लिए। इसके बाद हम दोहा को देखते हैं जो कांग की प्रोटेक्शन करने के लिए उससे शादी करने के लिए मान जाता है, लेकिन कांग इस सब से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। लेकिन दोहा उसे समझाता है कि अगर तुम्हें ज़िंदा रहना है तो हम दोनों को शादी करनी ही पड़ेगी, और इसके बाद कांग भी राज़ी हो जाती है। तो यही वजह थी जिस वजह से दोहा और कांग की शादी हुई थी। इसके बाद हम वापस से प्रेजेंट के सीन में आते हैं, जहाँ पर हमें पता चलता है कि कांग ये सब अपने सपने में देख रही थी, क्योंकि वो घर जाते वक्त गाड़ी में ही सो गई थी और इस बार भी उसे अपना पूरा सपना याद था। दूसरी तरफ हम मिस्टर सीओ को देखते हैं जो सीधा हान से ही मिलने पहुंच जाता है। हान उसे देखकर बोलता है क्या तुमने मेरे भाई को मरवाने की कोशिश की है? अगर हाँ तो तुमने ऐसा क्यों किया है? इस पर वो कहता है कि हाँ, मैंने ही तुम्हारे भाई को मरवाने की कोशिश की है, लेकिन क्या तुम ये नहीं जानना चाहोगे कि क्यों? इसके बाद वो बोलता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। इसके बाद मिस्टर सीओ बताते हैं क्या तुम ये नहीं जानना चाहोगे कि आजकल तुम्हारा भाई इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहा है? उसकी शक्ल तो जुनू जैसी है, पर उसका बिहेवियर बिल्कुल भी जुनू जैसा नहीं है। आजकल तुम यही सोच रहे हो ना? इसके बाद हान उससे कहता है कि तुम्हें ये सब कैसे पता? इसके बाद मिस्टर सीओ बोलते हैं मैं तुम्हें इससे ज़्यादा कुछ नहीं बता सकता, लेकिन मैं तुम्हारी हेल्प ज़रूर कर सकता हूँ। एक काम करो, अपने भाई से कुछ ऐसा सीक्रेट बात पूछो जो सिर्फ तुम्हें और तुम्हारे भाई जुनू को ही पता हो। अगर वो इस बात का गलत जवाब दे देता है तो मतलब समझ जाना कि वो जुनू जैसा दिखने वाला लड़का तुम्हारा भाई नहीं है। और ये बोलकर मिस्टर सीओ के यहाँ से चले जाते हैं और हान मिस्टर सीओ की बातों को सुनता ही रह जाता है। इसके बाद स्टोरी फिर से फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि दोहा की गर्दन पर चोट लगी हुई है तीर की वजह से, लेकिन फिर भी उसके फादर उसे जंग में लड़ने के लिए भेज देते हैं। बेचारा दोहा तो चोट की वजह से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, लेकिन उसके फादर फिर भी उसे ही भेजते हैं, क्योंकि वो उससे इतनी नफरत जो करते हैं और उसे और भी ज़्यादा परेशान करना चाहते हैं। और दूर खड़ी कांग ये सब नोटिस भी कर लेती है। इसके बाद दोहा जंग में चला जाता है। इसके बाद हम कांग को देखते हैं जो घर की मेड्स को बातें करते हुए सुनती है कि इस लड़की की वजह से मास्टर दोहा को चोट लगी और इसकी वजह से वो जंग में भी चले गए, पता नहीं वो जिंदा वापस आएंगे या नहीं। इस पर कांग उनसे कहती है कि वो ज़रूर लौट कर आएगा।
इसके बाद हम कांग को देखते हैं जो खुद बहुत ज़्यादा परेशान थी कि कहीं उसे कुछ हो ना जाए, इसलिए वो दोहा के रूम में जाती है और उसकी चीज़ों को देखने लगती है। और ऐसे ही रात हो जाती है और फाइनली दोहा रात को वापस आ जाता है। वो यहाँ पर कांग को देखता है जो उसके रूम में बैठी हुई थी। उसे ये देखकर बहुत हैरानी होती है। दोहा कांग से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। उल्टा कांग उससे कहती है कि तुम ठीक तो हो ना, मुझे तुम्हारी शक्ल कुछ ठीक नहीं लग रही। लेकिन दोहा बहुत थका हुआ था, इसलिए वो उसे जाने के लिए कहता है। लेकिन कांग को पता चल जाता है कि ज़रूर कुछ गड़बड़ है, इसलिए वो उसका फीवर चेक करती है जो कि बहुत ही ज़्यादा था। इसलिए वो उसे रेस्ट करने के लिए बोलती है। लेकिन दोहा की आज तक किसी ने फिक्र नहीं की, सब ने बस उसका यूज़ ही किया। इसीलिए उसे भी लगता है कि कांग झूठी फिक्र दिखा रही है, इसलिए उसे गुस्सा आ जाता है और वो कांग को ही रूम से बाहर निकाल देता है और कहता है कि तुम्हें प्रिटेंड करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे तुम्हें मेरी बहुत फिक्र है, तुम भी यहाँ मुझे मारने के लिए ही आई हो। इसके बाद वो कांग को बाहर निकाल देता है। लेकिन कांग यहाँ से जाने ही वाली थी, लेकिन तभी उसे आवाज़ आती है जैसे कोई गिर गया हो। वो जैसे ही दोहा के रूम में वापस आती है, वो देखती है कि दोहा बेहोश होकर गिर गया है क्योंकि उसे बहुत ही ज़्यादा हाई फीवर था। इसके बाद हम दोहा को देखते हैं जिसके पास डॉक्टर आता है। डॉक्टर यहाँ पर कांग और दोहा के फादर को बताते हैं कि मास्टर दोहा का बहुत ही ज़्यादा हाई फीवर है, अगर ये सुबह तक रहा तो सुबह तक इनकी मौत हो जाएगी, इसलिए अच्छा होगा कि इनका फीवर उतर जाए। लेकिन दोहा के फादर को दोहा की बिल्कुल भी फिक्र नहीं थी। वो कहते हैं कि अगर ये मर गया तो ये मेरे किसी भी काम का नहीं रहेगा। इसके बाद वो कांग से बोलते हैं कि इसका अच्छे से ध्यान रखो, क्योंकि अगर इसे कुछ हो गया तो मैं तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि तुम्हें जिंदा रखने का मेरे पास कोई कारण नहीं रह जाएगा। और दूसरी तरफ कांग को दोहा के फादर पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। इसके बाद कांग पूरी रात भर दोहा का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखती है। लेकिन तभी वो नोटिस करती है कि दोहा का चाकू यहीं पर पड़ा हुआ है, इसलिए वह सोचती है कि ये बहुत अच्छा मौका है दोहा को मारने का, क्योंकि अगर दोहा जिंदा रहा तो वो अपने फादर की ऐसे ही गुलामी करता रहेगा और ये नर्क भरी ज़िंदगी भी जीता रहेगा। इसलिए अच्छा होगा कि मैं उसे इस ज़िंदगी से मुक्ति दे दूँ। इसलिए वो बेचारी बहुत कोशिश करती है दोहा को मारने की, लेकिन फिर भी वो उसे नहीं मार पाती। इसलिए वो वहीं पर बैठकर रोने लगती है। इसके बाद ऐसे ही सुबह हो जाती है और फाइनली दोहा को होश भी आ जाता है और उसका फीवर भी उतर जाता है। इसके बाद उसका सर्वेंट आता है और दोहा उससे पूछता है क्या कल रात तुमने मेरी सेवा की थी। लेकिन उसका सर्वेंट बोलता है कि नहीं, बल्कि आपकी होने वाली वाइफ ने आपकी सेवा की थी। ये सुनकर तो दोहा हैरान हो जाता है। लेकिन तभी वो साइड में पड़े चाकू पर नज़र डालता है तो उसे सब कुछ समझ में आ जाता है कि कल रात कांग ने उसे मारने की कोशिश की थी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाई। इसीलिए वो कांग से मिलने जाता है। वो कांग से पूछता है कि कल रात तुमने फिर से मुझे मारने का चांस मिस कर दिया। इस पर कांग उससे कहती है कि तुम खड़े क्यों हो, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। इस पर दोहा उससे पूछता है तुम तो मुझे मारने आई थी, कल रात अच्छा मौका था मुझे मारने का, फिर तुमने ऐसा क्यों नहीं किया। इस पर कांग कहती है कि मैं तुम्हें मारना चाहती हूँ, अभी भी मारना चाहती हूँ, लेकिन मैं नहीं जानती कि मैंने ऐसा क्यों किया। मैं क्यों तुम्हें हर बार मार नहीं पाती, शायद मैं अब कभी भी तुम्हें नहीं मार पाऊंगी। ये सुनकर तो दोहा बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। इसके बाद कांग बोलती है मुझे सिर्फ तुम्हारे साथ ही सेफ फील होता है, जब तुम मेरे आसपास नहीं होते तो मुझे डर लगने लगता है। इसलिए मुझसे वादा करो कि आज के बाद तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। ये सारी बातें सुनकर तो दोहा को पहली बार अच्छा लगता है कि सच में कोई उसके साथ रहना चाहता है, कोई इसकी फिक्र करता है। इसलिए वो कांग का हाथ पकड़ता है और कहता है कि मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि आज के बाद मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊँगा और हम हमेशा साथ रहेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि कांग ये सब सपने सपने में देख रही थी और हर बार की तरह उसे ये सपना भी याद था और इस सपने को देखकर तो वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है, क्योंकि दोहा सच में पिछले जन्म वाली कांग की बहुत ज़्यादा फिक्र करता था। दूसरी तरफ हम दोहा के घर का सीन देखते हैं जहाँ पर हान बहुत अच्छे लंच की तैयारी कर रहा था। दोहा उससे पूछता है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो। इसके बाद वो बताता है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट गेस्ट आने वाला है। इसके बाद हम देखते हैं कि हान का वो गेस्ट और कोई नहीं बल्कि कांग ही होती है। इसके बाद हम कांग को देखते हैं जो मिस्टर हान से मिलने आती है और वो उसे दोहा के बारे में सारी सच्चाई बताने वाली थी कि जुनहू मर चुका है और उसकी बॉडी में दोहा की आत्मा है। लेकिन वो बहुत कोशिश करती है, लेकिन फिर भी हान को सच्चाई नहीं बता पाती। और इसके बाद ये सब लोग लंच करने बैठ जाते हैं, जहाँ पर दोहा कांग से कहता है कि तुमने तो कहा था कि तुम मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहती, फिर यहाँ पर तुम क्या करने आई हो। लेकिन हान उसे रोक देता है और कहता है कि तुम्हें गेस्ट से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। इसके बाद ये लंच करना शुरू करते हैं और बातों ही बातों में हान यहाँ पर बोल देता है और बचपन का किस्सा याद करता है कि कैसे जुनहू और मैं ओशन में खेलने गए थे, लेकिन गलती से जुनहू पानी में गिर गया था, जिसकी वजह से उसे पानी से डर लगता है
और उसे सी फूड खाना भी बिल्कुल पसंद नहीं है। यहाँ पर दोहा कोई भी जवाब नहीं देता क्योंकि उसे तो ये सब कुछ याद ही नहीं था। लेकिन कांग उसे कहती है कि तुम्हें ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए, तुम्हें जिन्हों की तरह बिहेव करना चाहिए, और वो इसे इशारे में ये सब बोलती है। इसीलिए दोहा भी बोल देता है कि हाँ हाँ मुझे याद है। और ये सुनकर हान बहुत अजीब से रिएक्ट करता है और उठकर यहाँ से चला जाता है। इसके बाद कांग उसे समझाती है कि तुम्हें हान के साथ जिन्हों बनकर ही रहना चाहिए, क्योंकि अगर उसे पता चल गया कि उसका भाई मर चुका है तो उसे बहुत ही बुरा लगेगा। क्या तुम्हें सच में नहीं पता कि किसी अपने को खो देने का डर कैसा होता है? इसके बाद दोहा कहता है कि मुझे पता है। जब मैंने तुम्हारे पेरेंट्स को मार डाला था और तुमने अपने पेरेंट्स को खो दिया था, जब तुम्हारे मन में भी ऐसा ही डर था और तुम बहुत ज़्यादा डरी हुई थी और दुखी थी। ये सब सुनकर तो कांग को बहुत ज़्यादा हैरानी हो जाती है, क्योंकि ये बात तो 1500 साल पुरानी थी। इसके बाद दोहा कांग को उसके घर छोड़ने के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ हम हान को देखते हैं जो बहुत ही ज़्यादा दुखी था और वो किचन में खड़ा था और सोच रहा था कि नहीं, तुमने गलत कहा, क्योंकि पानी में जो गिरा था वो तुम नहीं थे, वो मैं था। इसका मतलब हान को भी पता चल जाता है कि ये उसका भाई जुनहो नहीं है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है। दूसरी तरफ हम कांग को देखते हैं जो पिछले दिन के लिए दोहा से माफ़ी मांगती है कि मैंने तुमसे बहुत ही बुरी तरह से बात की थी। इसके बाद वो बोलती है कि मैंने कल तुम्हारे बारे में और तुम्हारी कांग के बारे में सपना देखा था और मुझे पता चल गया है कि तुम दोनों के साथ सच में बहुत ही बुरा हुआ था। इसीलिए अब मैं भी जानना चाहती हूँ कि आखिर तुम्हारे साथ और कांग के साथ हुआ क्या था आगे। इसलिए मैं वो सपने देखना जारी रखूँगी और तुम्हें बता दूँगी कि तुम्हारी मौत कैसी हुई थी। ये जानकर तो दोहा भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और इसी ही मोमेंट के साथ ये एपिसोड भी यहीं पर ख़त्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।